हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफार्मर। आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, तो दक्षता जो होती है उसके बारे में आपको दक्षता होती है उसको नीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो सिंबल होता है नीटा का सिंबल होता है, इसे नीटा बोलते हैं। तो दक्षता को नीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और दक्षता जो होती है वो अनुपातिक राशि होती है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। उसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। हमेशा दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो नॉर्मली जो दक्षता का सूत्र देखते हैं वो ये, तो दक्षता तो ज्ञात करने का सूत्र होता है वो ये होता है आउटपुट बट्टा इनपुट इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो गुना 100 से कर रहे हैं। ये दक्षता ज्ञात करने का सूत्र होता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था सिंपली कि 92 से लेकर के 98% तक होती है ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है सामान्यतः। इसके बारे में मैंने आपको एक बार बताया था। अब इसकी जो दक्षता ज्ञात करने का जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो नीटा प्रतिशत बराबर ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है वो नीटा बराबर केवीए आउटपुट। ट्रांसफार्मर की क्षमता केवीए में दर्शाई जाती है। तो केवीए आउटपुट गुना कोस फाई बट्टा केवीए आउटपुट इंटू कोस फाई, ये होती है केवी आउटपुट इंटू कॉस फाइव बट्टा केवीए आउटपुट प्लस में डब्ल्यूसी होता है कॉपर लॉस प्लस में आयरन लॉस डब्ल्यूआई गुना में 100 होता है। ये होती है वो ट्रांसफार्मर की एक दक्षता होती है। दक्षता ज्ञात करने का सूत्र होता है कि ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वो केवी में होती है। आउटपुट में कितनी केवी निकाल रहा है उसको कॉस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर और इनपुट में कितनी, फिर आउटपुट में कितनी केवी निकाल रहा है उसको कॉस फाइव से गुणा कर करके उसमें जो दोनों लॉसेज है कॉपर लॉस और आयरन लॉस उनको जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये दक्षता ज्ञात करने का सूत्र होता है। एक सूत्र और होता है अपने पास ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर अगर इनपुट ज्ञात करनी हो, इनपुट और आउटपुट का जो सूत्र होता है उसमें इनपुट अगर ज्ञात करनी हो ट्रांसफार्मर के अंदर तो आउटपुट प्लस में लॉसेज निकाल लेंगे। जो आउटपुट में ट्रांसफार्मर निकाल रहा है और जो उसके अंदर लॉस जो हो रही है उस दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो ट्रांसफार्मर की इनपुट आ जाएगी। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र हो जाता है। अब ट्रांसफार्मर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अधिकतम जो दक्षता होती है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी अधिकतम दक्षता 50% भार पर होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी जो अधिकतम दक्षता हमें प्राप्त करनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं तो उनमें जो वो अपनी जो अधिकतम दक्षता देगा वो उसके 50% भार पर देगा। उसका अगर कुल भार का 50% भार उस पर है ट्रांसफार्मर पर तो अपनी अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में ये बात अगला देख लेते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम दक्षता होती है वो उनके 100% भार पर होती है। 100% भार पर होती है। पावर ट्रांसफार्मर के अंदर ये बात है कि वो अगर 100% लोड पर कार्य कर रहा है, फुल लोड पर कार्य कर रहा है अपने, तो उसकी जो दक्षता होगी वो अधिकतम होगी। ये होता है पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता अधिकतम होगी उसके 50% भार पर। अब अगला टॉपिक देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर में वो देखते हैं। तो किसी ट्रांसफार्मर में शून्य भार पर सेकेंडरी जो वोल्टता होती है, सेकेंडरी वोल्टता नो लोड पर, शून्य भार का मतलब हो गया ना नो लोड पर। जब किसी ट्रांसफार्मर में शून्य भार पर सेकेंडरी वोल्टता होती है तथा पूर्ण भार पर सेकेंडरी वोल्टता का अंतर एक तो शून्य भार पर सेकेंडरी जो वोल्टेज कितना है उसका मान देखेंगे और जो पूर्ण भार पर जो सेकेंडरी की वोल्टेज दर्शाएगा उसका मान देखेंगे। उन दोनों का जो अंतर होता है एवं जो पूर्ण भार पर
एवं पूर्ण भार पर सेकेंडरी वोल्टता का जो अनुपात होता है पूर्ण भार पर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ट्रांसफार्मर में कहलाता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसका शून्य भार पर सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज है और पूर्ण भार पर कितनी वोल्टेज है सेकेंडरी के अंदर, इन दोनों का अंतर एवं पूर्ण भार पर जो सेकेंडरी का वोल्टेज है उसका अनुपात जो होता है वो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अभी सूत्र द्वारा समझते हैं इसको किस तरह से होता है। एक और बात देखते हैं इसके बारे में। जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसको प्रतिशत द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत द्वारा व्यक्त करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को। और इसको जो अनुपातिक राशि होगी, अनुपातिक राशि होने के कारण इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब जो वोल्टेज रेगुलेशन को सूत्र द्वारा देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन VR का मतलब हो गया वोल्टेज रेगुलेशन किस द्वारा निकालते हैं। हमने परिभाषा में पढ़ा कि वोल्टेज नो लोड पर सेकेंडरी का नो लोड पर वोल्टेज और नो लोड का यानी कि शून्य भार पर वोल्टेज और सेकेंडरी का फुल लोड पर वोल्टेज का अंतर पढ़ा था परिभाषा में ही। और अनुपात पढ़ा था, किस चीज का अनुपात पढ़ा कि फुल लोड पर उसका अनुपात जो होता है वही उसका वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो ये हो गया VR प्रतिशत बराबर VNL माइनस VFL बट्टा में VFL इंटू 100 प्रतिशत में व्यक्त कर रहे हैं, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का क्या हो जाता है, एक सूत्र हो जाता है। इस तरह से वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर। अब आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं उसके आधार देखते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो हम आउटपुट वोल्टेज के आधार पर करेंगे। पहला जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है वो होता है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर कि ट्रांसफार्मर आउटपुट में कितनी वोल्टेज निकाल रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर पहला जो ट्रांसफार्मर होता है वो हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है और इसमें जो दूसरा हो जाता है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ही है ना, ये हो गया स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन को हिंदी में क्या कहते हैं एक वो भी जान लो। हिंदी में किस नाम से जानते हैं। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है उसे हिंदी में उच्चई ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। उच्चई ट्रांसफार्मर कहते हैं उसे। हिंदी भाषा में कई बार नाम आ जाता है स्टेप अप न देकर के कई बार उच्चई ट्रांसफार्मर कह देते हैं। तो उच्चई ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। अपचयी और उच्चयी ये दोनों नाम एक जैसे ही लगते हैं लेकिन थोड़ा अंतर है इनमें, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। उच्चयी जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप कहलाता है और जो अपचयी जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसे स्टेप डाउन कहते हैं। ये इनके हिंदी भाषा में नाम होते हैं स्टेप डाउन और स्टेप अप के। अब ये तो हो गया ट्रांसफार्मर जो है वो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। अब जो ट्रांसफार्मर का दूसरा वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं क्रोड की संरचना के आधार पर कि ट्रांसफार्मर की क्रोड की संरचना के उस आधार पर भी ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण करने से पहले थोड़ा बहुत कोर के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर क्या होती है, ट्रांसफार्मर की क्रोड में किस प्रकार का पदार्थ प्रयोग किया जाता है तो उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर कोड का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। ट्रांसफार्मर क्रोड के निर्माण में जो 97% होता है वो लोहा होता है और 3% होता है वो सिलिकॉन होता है। ट्रांसफार्मर कोड के निर्माण में हम 97% लोहा काम में लेते हैं और 3% सिलिकॉन काम में लेते हैं। इन दोनों के मिश्रण से स्टील की कोर क्या होती है, प्रयुक्त की जाती है। सिलिकॉन जो स्टील होता है उससे युक्त जो कोर होती है वो ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त की जाती है, सिलिकॉन स्टील होता है। 3% ट्रांसफार्मर के क्रोड के निर्माण में। अब जो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो पत्तियों के आकार में बनाई जाती है। इस तरह से ऐसे पतली पतली क्या होती है, इस तरह से पत्तियां होती है। इस तरह से पतली पतली पत्ती होती है तो उन्हें आपस में रिबट करके क्या कर दिया जाता है, उसकी एक कोर बनाई जाती है। तो अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो पत्तियां होती हैं इनकी मोटाई क्या होती है। पत्तियों के एक फिक्स माप होता है, सभी एक साइज की होती है, समान साइज की होती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न आकार की नहीं होती है। तो इन जो पत्तियों का जो आकार होता है, जो पत्तियों की मोटाई होती है वो होती है 0.27 mm से लेकर के 2.5 mm के बीच रखी जाती है। ट्रांसफार्मर की जो पत्तियों की जो मोटाई है वो 0.27 mm से 2.5 mm के बीच रखते हैं।
तो इस तरह से जो ट्रांसफार्मर की कोड है वो तैयार हो जाती है। ट्रांसफार्मर की कोड हमेशा ध्यान रखना है आपको, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील बोलते हैं उसे, लेकिन जो उसका जो मिश्रण होता है वो 97% उसमें लोहा होता है और 3% सिलिकॉन स्टील होता है। अब ये आंकड़ा आपको कहीं किताबों में कुछ अलग भी दिया हो मिलेगा, 97 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ये 2 पॉइंट समथिंग इस तरह से भी मिल सकता है। और ये जो पत्तियों की मोटाई होती है वो होती है 0.27 mm से लेकर के 2.5 mm के बीच। अब ट्रांसफार्मर की तो क्रोड के बारे में जान लिया, लेकिन क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो क्रोड की संरचना के आधार पर पहला वर्गीकरण करते हैं हम, ट्रांसफार्मर जो होता है क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। पहला वर्गीकरण करते हैं क्रोड प्रकार का। क्रोड प्रकार का क्या होता है, इसमें क्या होता है देखो, इसके निर्माण में एल आकृति की पत्तियां प्रयुक्त की जाती है। एल आकृति की पत्तियां प्रयोग करते हैं इसके निर्माण में। क्रोड प्रकार की ट्रांसफार्मर जो पत्तियों की जो आकार होता है वो किस तरह का होता है, एल आकृति की पत्तियां प्रयोग में करते हैं। इस तरह से पत्तियां ले लेंगे एल आकार में, उसका क्रोड का निर्माण कर देंगे। ये एल आकृति हो गई, ये इस तरह से एल आकृति हो गई, इस तरह से दोनों को रिबट कर देते हैं आपस में, और इस तरह से ये जो होती है वो कोर बन जाती है ट्रांसफार्मर की। ये इस तरह से एल आकृति होगी, ये इस तरह से एल आकृति होगी। तो इन दोनों को आपस में रिबट कर दिया जाता है और ट्रांसफार्मर की कोर तैयार हो जाती है। जो दूसरा वर्गीकरण होता है ट्रांसफार्मर का वो देखते हैं। सेल प्रकार का किस तरह से देखते हैं। इसके निर्माण में जो होता है, इसके निर्माण में आई और ई आकृति की पत्तियां प्रयोग करते हैं। आई व ई आकृति की पत्तियां प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें एक तो आई आकृति की कोर प्रयोग करते हैं और एक ई आकृति की प्रयोग करते हैं। इन दोनों को आपस में रिबट करके पत्तियां ट्रांसफार्मर क्रोड का निर्माण किया जाता है। इस तरह से एक आई आकृति की कोर लेते हैं और एक ई आकृति की कोर लेते हैं। ये ई आकृति की कोर हो गई और इसमें इस तरह से आई आकृति की कोर आपस में क्या कर देते हैं, रिबट कर देते हैं। तो ये ई और आई आकृति की कोर कुछ इस तरह से आकृति बना देती है, इस तरह से। तो इस प्रकार की जो कोर होती है उसे दोहरी आयताकार कोर बोलते हैं। दोहरी आयताकार कोर, आयताकार कोर होती है। इस तरह से जो प्रयुक्त जो कोर होती है वो दोहरी आयताकार कोर होती है। इसका जो प्रयोग करते हैं हम स्टेप अप और स्टेप डाउन जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उस जगह पर इस प्रकार की कोर का प्रयोग करते हैं। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, सेल प्रकार की कोर होती है इसमें। अब जो सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें एक मेन ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इस तरह से उसमें 2 कोर होती है इस तरह से। तो इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। एक हाई वोल्टेज साइड कह सकते हैं, एक लो वोल्टेज साइड कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड की जो मध्य भुजा होती है इस पर इस तरह से ऐसे वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है, इस तरह से टर्न लपेटे जाते हैं। तो मध्य भुजा पर पहले जो होती है वो लो टेंशन वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंसुलेशन चढ़ा करके उस कोर के ऊपर पहले लो टेंशन जो वाइंडिंग होती है उसको स्थापित किया जाता है। फिर उसके ऊपर इस वाइंडिंग के ऊपर क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता का इंसुलेशन चढ़ाते हैं। उच्च गुणवत्ता का इंसुलेशन चढ़ाने के बाद में उसके ऊपर हाई टेंशन जो वाइंडिंग होती है उसको स्थापित करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब ट्रांसफार्मर की जो मध्य भुजा होती है सेल प्रकार के, उसके पहले लो टेंशन वाइंडिंग स्थापित की जाती है। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता का इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद HT वाइंडिंग जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसके टर्न स्थापित की जाती है, उस वाइंडिंग को लपेटा जाता है। इस तरह से ये होता है ट्रांसफार्मर की सेल प्रकार की कोर थी। अब जो तीसरी जो कोर होती है ट्रांसफार्मर में वो होती है बेरी प्रकार की। बेरी प्रकार के कोर वाली भी ट्रांसफार्मर उपयोग की जाती है। ये जो होती है एक विशेष प्रकार की कोर होती है, विशेष प्रकार की कोर प्रयुक्त की जाती है, जो भिन्न भिन्न आकृति में होती है। भिन्न भिन्न अलग अलग आकृतियों में क्या होती है, निर्मित होती है। ये इसका प्रयोग जो करते हैं ट्रांसफार्मर का विशेष कार्य में करते हैं। इस जो बेरी युक्त जो ट्रांसफार्मर होता है उनका उपयोग हम नॉर्मली सामान्यतः नहीं करते हैं। कुछ विशेष जो कार्य होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उनमें इसी प्रकार की कोर युक्त ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है वेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर का, उसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण होते हैं, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में पीछे जो ऐसे पंखुड़ी नुमा उनकी
कोर प्रयोग की जाती है, इस तरह से होती है। वो अलग अलग टाइप की कोर प्रयोग करते हैं, उसमें हमें कुछ बार समझ ही नहीं आता कि ट्रांसफार्मर है ये क्या है। तो इस तरह की जो कोर होती है, वो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, इस तरह की कोर युक्त होते हैं वो। तो ये ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में देखने को मिलेंगे और कहीं अन्य इनका उपयोग नहीं होता है। अब इस तरह से ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण हो गया कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर कर लिया हमने, फिर उसके बाद में कोरों की क्रोड के आधार पर कर लिया कि किस प्रकार के होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं। अब आगे वर्गीकरण करते हैं ट्रांसफार्मर का फेजों की संख्या के आधार पर। फेजों की संख्या के आधार पर, फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 कौन कौन से? एक तो सिंगल फेज हो गया और एक होता है 3 फेज। पहला सिंगल फेज हो गया, दूसरा होता है 3 फेज। तो फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल फेज। सिंगल फेज आप जानते हो जिसमें एक न्यूट्रल एक फेज होता है। तो वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिंगल फेज होता है। जैसे हमारे चार्जर वगैरह फोन के जो चार्जर होते हैं उनमें लगे होते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। बैटरी वगैरह में लगे होते हैं, जो किसान बैटरी आती है उसमें भी लगे होते हैं। और जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं वो आप सबने देखे हुए हैं, बाहर सड़कों पर बड़े बड़े शहरों में जो लगे होते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, वो सभी 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। हमारे गाँवों में भी जो लगे होते हैं वो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये फेजों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हो गया ट्रांसफार्मर का। सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कम क्षमता के होते हैं। उनकी जो क्षमता होती है 3 फेज की तुलना में वो कम होती है, कम क्षमता के होते हैं। 3 फेज की तुलना में छोटे आकार के होते हैं। उनका जो प्रयोग करते हैं वो घरेलू उपकरणों में करते हैं, जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, बैटरी चार्जर हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया। अन्य स्थानों पर जो होते हैं वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। और ये लगभग जो होते हैं वो स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ज़्यादातर जो उपयोग में करते हैं वो स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं। जो चार्जर में लगे होते हैं वो भी स्टेप डाउन प्रकार का होता है। बैटरी वगैरह में लगे होते हैं वो भी स्टेप डाउन प्रकार की होती है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होती है उनका जो आकार होता है वो छोटा होता है, क्षमता जो होती है कम होती है। और 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, अधिक क्षमता के होते हैं। उनमें 3 ही प्राइमरी वाइंडिंग होती है और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। 3 फेज जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती है, 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। और उसी आधार पर इसके कनेक्शन किए जाते हैं। स्टार या डेल्टा में इसके कनेक्शन प्रयोग में करते हैं हम 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे इस 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और जो बात समझ में ना आए उसे कमेंट करके ज़रूर पूछा करो। वीडियो को एक बार दोबारा, जो बात समझ में नहीं है उसको रिवाइज करके दोबारा से देख लेना। ओके।